गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज हम लोग हिंदी का ना एकदम महा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फोड़ने वाले हैं, जहां पे आपको लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का सवाल है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यह है ना कि हिंदी का जो अब क्लास जो है ना वो अब कंटिन्यू चलेगा, चाहे आपका कोई भी क्लास हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे हिंदी हो। ये सब सारे क्लासेस जो आपका ना एकदम अब कंटिन्यू चलेगा, एकदम सारे सवाल को फोड़ देंगे और वही सवाल फोड़ेंगे जो आपके एग्जाम में चमकेगा, और आपके एग्जाम में वही सवाल चमकेगा जो इसके साइंस क्लासेस फोड़ेगा। ठीक है सर, चलिए आइएगा सर, आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदी का और बहुत सारे क्लास हमने लिया है, तो सब पिछले सारे क्लासेस अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए दूंगा, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा और अब की बार 482 से भी पार आएगा, है ना सर। आइएगा, कहता है ना सर कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, एक नंबर सवाल से आपको हम मुलाकातें करवाते हैं। एक नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। ये भी सवाल पता है एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत वाला सवाल है। कहता है क्या कि थोड़ी सी सर इसको छोटा करना पड़ेगा, पता नहीं इतना लंबा लंबा टाइपिंग क्यों हो रहा है। आ जाना, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो। कहता है क्या सर कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे और उनका संक्षिप्त परिचय दे। ये परिचय दे है सर, ठीक है, परिचय दे। देखो सबसे पहली बात हमें सवाल क्या बोला है कि बिरजू महाराज जो थे वो बिरजू महाराज के गुरु कौन थे और उनका संक्षिप्त रूप से क्या करना है, परिचय देना है। अगर बिरजू महाराज के अगर उनके पिताजी गुरु थे, बिरजू महाराज के गुरु जो थे उनके पिताजी थे, तो अगर उनके पिताजी का संक्षिप्त रूप से क्या करना है, परिचय देना है सर। हमें यही बोला है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनके संक्षिप्त परिचय दे। आना, कहता है क्या कि बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे, बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। फिर कहता है वे अच्छे स्वभाव के थे। क्यों बोला, क्योंकि बोला है सर कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। तो बिरजू महाराज के जो गुरु थे वो उनके बाबूजी थे। कौन थे, उनके बाबूजी बोले तो उनको पिताजी थे। आना, तो यही बोले हैं सर कि बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे, वो अच्छे स्वभाव के थे। वो कैसे थे, वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। कौन, बिरजू महाराज के पिताजी। फिर कहता है वो अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे, मतलब बिरजू महाराज के जो पिताजी थे वो अच्छे स्वभाव के थे और वो अपने दुख को किसी को बताते नहीं थे सर। वो अपने दुख को अपने दिल में रखते थे, वो किसी को नहीं बताते थे। तो हमने यही बात बोला सर कि वो अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला में बेहद प्रेम था। किसको, बिरजू महाराज के पिताजी को, मतलब बिरजू महाराज के बाबूजी को कला में बहुत ही प्रेम था, मतलब कला संस्कृति में उनको क्या था, बहुत ही प्रेम था। फिर कहता है जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, तो बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। बाबूजी की मृत्यु हो गई, बाबूजी की मृत्यु हो गई, बाबूजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, आ जाना, बस यहीं तक रखना। ये नहीं है सर, ये आपके लिए नहीं है सर, ठीक है, इसको काट दो, ये नहीं आपके लिए है। तो हमने क्या बोला है सर कि देखो थोड़ा सा यहाँ पे शिद्दत से आना, प्यार से आना, मोहब्बत से आना। हमने क्या बोला है, हमने बोला है सर देखो इतना दिन से हिंदी का क्लास क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ सर कि मैं देर से आऊँगा, लेकिन एकदम भरपूर मात्रा में और दुरुस्त आऊँगा। क्योंकि देखो मैं पढ़ाता वही हूँ जो बोर्ड एग्जाम पूछता, बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो, हाँ, संदीप कुमार पढ़ाता है सर। कहता है बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त रूप से परिचय दे। ये दे है, ठीक है। कहता है बिरजू महाराज के गुरु बाबूजी थे, उनके बाबूजी थे, वो अच्छे स्वभाव के थे, वो अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। वो अच्छे स्वभाव के थे, वो अपने दुख को किसी को बताते नहीं थे। फिर बोला उन्हें कला में बेहद ही प्रेम था, उन्हें कला में बेहद ही क्या था, प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, उसी समय बाबूजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कहानी खत्म। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त रूप से परिचय दे। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके कौन थे, बाबूजी थे। वो अच्छे स्वभाव के थे, वो अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे, उन्हें
कला में बेहद ही प्रेम था। बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, उसी समय बाबूजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चलो आ जाना सवाल नंबर 2 की तरफ आना सर। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। 2 नंबर सवाल कहता है ना कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। कहता है बिरजू महाराज के जीवन का सबसे दुखद समय कब आया। बिरजू महाराज के जीवन का सबसे दुखद समय कब आया। तो बिरजू महाराज जी के, अभी बहुत सारा मंगम्मा रगरप्पा सब तरह का सवाल है। बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे उसी टाइम उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई। अब तुम सोच लो रे बाबा कि जब जो बच्चा 9.5 साल के रहेगा और उसी टाइम उनकी पिता की मृत्यु हो जाएगा तो क्या वो बच्चे अपने जीवन में तरक्की कर पाएगा। उससे ज़्यादा दुखद पल कभी हो सकता है सर। एक इंसान, एक मानवता अपने जीवन में 9.5 साल का है और उसी टाइम उनकी पिता की मृत्यु हो जाती है और पूरा घर परिवार उन्हीं को संभालना होता है सर। तो क्या इससे बड़ा कभी जीवन में दुखी आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। तो बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय तब आया जब उनकी पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब बिरजू महाराज जी के पास जब 9.5 साल के थे और उसी टाइम उनकी पिता की मृत्यु हो गई तो बिरजू महाराज जी के पास, बिरजू महाराज के घर में दसवां करने के लिए, जब आदमी डेट करता है ना सर तो उसके 10 दिन पे बाल मुड़ाया जाता है। दसवां करने के लिए उनके पास पैसे नहीं था। अब सोच सकते हो जिनके पिता की डेथ हो गई और उनको 10वां करने के लिए उनके पास पैसे नहीं था तो उन्होंने 9.5 साल के उम्र में, और जब उनकी पिता की मृत्यु हुई तो उस 10 दिन के अंदर में उन्होंने फिर जाकर के स्टेज शो किया, अपनी कला को प्रदर्शन किया। फिर 500 रुपया उन्होंने अपनी कला के प्रदर्शन करके 10 दिन के अंदर में 500 रुपया कमाया। फिर उस 500 रुपया से अपने पिताजी को 10वां किया और 13वां किया। तब उनके पिता की क्या हो गई, पूरी कार्यक्रम संपन्न हो गई। आप इस बात को थोड़ा सा समझना सर कि जो इंसान 9.5 साल का था और 9.5 साल की उम्र में कि पिता की मृत्यु हो जाती है और उनके घर में 500 रुपया भी नहीं है ताकि वो अपनी पिता की दाह संस्कार की पूरी प्रक्रिया कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही पिता की मृत्यु हुई, उनके घर में पैसे नहीं थे, उनके घर परिवार के सारे लोग चिंतित थे। तो उनको भी तो कला में रुचि है ही था क्योंकि उनके पिता जो था वो बहुत ही कला से प्रेम करते थे। तो बिरजू महाराज जी फिर अपने कला प्रदर्शन करने लगा, स्टेज पे कला संस्कृति में जाकर के तब उन्हें 500 रुपया मिला उस 10 दिन के अंदर में। तब जाकर के उन्होंने अपने पिता को 10वां और 13वां कार्यक्रम संपन्न किया। अब इसी बात को हमें लिख देना है सर। आइएगा, ये बिरजू महाराज का जो कहानी है ना सर वो बहुत ही रोचक कहानी है। उसे सुनिएगा ना तो आपकी दिल की जो धड़कन है ना सर वो भी रुक जाएगा। कहता है क्या, थोड़ी सी सर इमोशनल कहानी है। कहता है बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। तो बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद घटना पिताजी की मृत्यु थी। अच्छा, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद घटना उनकी पिताजी की मृत्यु थी। कहता है पिता की मृत्यु के समय उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। जब उनकी पिता का मृत्यु हो गया तो उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। घर में उनका 10वां कैसे हो सभी चिंतित थे। उनके घर के लोग, उनके परिवार के लोग उनकी पिता की जो 10वां होता है सर, 10 दिन के बाद जो बाल मुड़ाया जाता है सर, वो कैसे हो उसके लिए सब उसके घर परिवार में चिंतित थे। ठीक है सर। फिर कहता है 10 दिन के अंदर उस संकट की घड़ी में, 10 दिन के अंदर उस संकट की घड़ी में बिरजू महाराज ने 2 प्रोग्राम देकर 500 रुपया 500 रुपया इकट्ठे किए। उस 10 दिन के अंदर में पिता की मृत्यु हो गई और उस 10 दिन के अंदर में दो प्रोग्राम को संपन्न किया जाकर के 2 प्रोग्राम को अटेंड किए और उससे उन्होंने 500 रुपया इकट्ठे किए। 500 रुपया क्या किए, इकट्ठे किए और 10वां और 13वें कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसलिए बिरजू महाराज के जीवन का दुखद समय यही था। अब इस बात को समझो सर कि जिनकी पिता की मृत्यु हो जाती है 9.5 साल की उम्र में और उस इंसान के पास उनके घर में इतनी रुपया भी नहीं है कि वो अपने पिता की दाह संस्कार को संपन्न कर सके, तो इससे बड़ा दुखद घटना कब हो सकता है सर। तो यही बस्सा इनके जीवन की सबसे दुखद घटना यही था। तो एक बार अच्छे से हम लोग देख लेते हैं सर। कहता है बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। तो कहता है बिरजू महाराज के जीवन की सबसे दुखद घटना पिता की मृत्यु थी। पिता की मृत्यु के समय इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। घर में उनका 10वां कैसे हो सभी चिंतित थे। 10 दिन के अंदर उस संकट की घड़ी में बिरजू महाराज ने 2 प्रोग्राम देकर 500 रुपया इकट्ठे किए और 10वां और 13वें कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसीलिए बिरजू महाराज के जीवन का दुखद समय यही था। चलिए आइएगा सवाल नंबर 3 की तरफ हम लोग आते हैं सर। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, थोड़ी सी अपनी धंधा की तरफ बात कर लेता हूं। देखो सर, ये
इस कहानी में ना सर, इस क्लास में ना इतने भयानक भयानक सवाल हम आपके लिए लेकर के आए हैं ना सर, कि इस कहानी में ना सर रुचि है, आंख से आंसू आ जाएगा इसको हम कहानी को पढ़ाते तो जिन लोगों के पास अगर इसका पीडीएफ अगर चाहिए, अगर आप जो लोग यूट्यूब से लिख लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो लोग यूट्यूब से नहीं लिख पाते हैं सर, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमने व्हाट्सएप पे आपकी सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप पे प्राइवेट ग्रुप चला रहे हैं सर, ठीक है, जहां पे आपको मिलेगा मैथ, साइंस, सोशल साइंस, एसएसटी, हिंदी का फुल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स, वो भी मात्र 99 रुपया में। उसे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको करना पड़ेगा 99 रुपया पेमेंट सर। अगर आप खुद से पे फोन और पेटीएम, सिर्फ पे फोन और पेटीएम से पेमेंट करना है। अगर आप खुद से नहीं चलाते हैं तो अपने पिता से, अपनी मम्मी से, पापा से, चाचा से, किन्हीं से, दोस्त से, किन्हीं से, साली है तो साली से भी करवा सकते हैं, भाभी है तो भाभी से भी करवा सकते हैं सर। किसी से भी पेमेंट करवा करके आपको वही व्हाट्सअप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में आपको इधर से ओके का मैसेज चला जाएगा और पिछला पीडीएफ जितना भेजा गया होगा वो सारे पीडीएफ आपके पास भी भेज दिया जाएगा। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं सर। और नीचे में कुछ और मिलने वाला है, एक चीज़ और नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा, वो भी मिलेगा। उस पर चर्चा नहीं करेंगे सर, वरना हमारा चर्चा सीधे जेल में होगा, ठीक है, आ जाना सर। और दूसरी बात है सर कि इस ग्रुप में आप किसी का नंबर नहीं देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। आपके पास मैसेज जाएगा तो मेरा नंबर बनकर जाएगा, क्योंकि ये ब्रास्केट के थ्रू ये पीडीएफ आपके पास जाएगा, ठीक है। तो उसमें किसी का नंबर शो नहीं करता है सर, मेरा नंबर आपको सिर्फ शो करेगा, मेरा नंबर सही जाएगा आपके पास पीडीएफ, ठीक है। और ये नंबर पे कॉल करने के अलाउ नहीं है, ये नंबर पे ओनली फॉर व्हाट्सअप कॉल करना है, वो भी ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल मत थथना दिखाने के लिए कर देना, ठीक है। ऑडियो कॉल करना और व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा सर, ठीक है। चलो आ जाना सर, हम लोग आते हैं। और ज़्यादा कॉल मत करिएगा वरना नंबर ब्लॉक कर देगा, क्योंकि सब कुछ मेरे पास नहीं रहता है। चलिए, कहता है क्या सर, 3 नंबर सवाल, थोड़ी सी सवाल को हम लोग बड़ा कर देते हैं कि जब जब तुझको देखूं तो अर्जी घबराता है, आ जाना रे बाबा, आ जाना रे बाबा आना। कहता है संतू मछली लेकर क्यों भागा। अच्छा, संतू जो है सर वो मछली लेकर के क्यों भागा। जब संतू के घर में मछली आया तो संतू ने उस मछली पे अपना मतलब प्रेम जताया, और संतू ने क्या किया कि संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा। अच्छा, बोला संतू मछली लेकर क्यों भागा, तो संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा। संतू मछली लेकर क्यों भागा, तो संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा, ताकि मछली जिंदा होकर बड़ा हो जाए। अब सोचो रे बाबू, संतू एक बच्चा था सर, वो मछली से मतलब बड़ा ही प्रेम करता था, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया संतू ने कि संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा। अब पूछेगा सर कि संतू मछली लेकर कहाँ भागा, तो संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा, ताकि मछली जिंदा होकर बड़ा हो जाए, ताकि मछली जिंदा होकर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। क्योंकि कुएं में पानी रहता है तो कुएं में मछली जाएगा तो जिंदा होकर के बड़ा हो जाएगा, लेकिन मरल मछली कभी जिंदा होगा रे, नहीं होगा। तो इसको पता नहीं था क्योंकि वो बच्चा था। तो संतू मछली लेकर क्यों भागा, तो संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा, ताकि मछली जिंदा होकर बड़ा हो जाए, ठीक है। चलो आ जाना, सवाल नंबर हम लोग आते हैं 4 की तरफ। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, 4 नंबर सवाल कहता है सर कि मंगमम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे। मंगमम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे। मंगमम्मा का मर्द मतलब मंगमम्मा के पति जो थे उन्हें छोड़ दिया। मंगमम्मा के जो पति थे वो मंगमम्मा को छोड़ दिए, लेकिन मंगमम्मा ने अपने एक बच्चे की उत्पत्ति दी थी सर। उन्होंने एक बच्चा का उत्पत्ति दिया, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, बच्चे को अपने पास रखा, बच्चे को बड़ा किया, पाल पोस करके बड़ा किया। तो इसीलिए सर मंगमम्मा का जो है वो अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्यों, देखो मंगमम्मा के पति जो थे वो मंगमम्मा को छोड़ दिए, तो अगर मंगमम्मा का इच्छा होता कि मैं भी अपने बच्चे को साइड कर दूं, ये बच्चे को छोटा सा बच्चा है उसको साइड कर दूं और हम अपना फिर नया जिंदगी की शुरुआत कर लूं, लेकिन सर मंगमम्मा जो था वो अपने जिद पे अड़े रहा और अपने संस्कार पे अड़े रहा, वो अपने कर्तव्य को निभाया और वही छोटा बच्चा को देख करके वो अपनी पूरी जीवन की आशा कर लिया था सर। ये पूरी सपना इस अपने छोटे बच्चे में देख लिया था और वही छोटे बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया और उसी में फिर अपनी पूरी जिंदगी को क्या कर दिया, निछावर कर दिया। तो यही बोल रहा है सर कि देखो हमको हिंदी तिंदी उतना आता नहीं है सर, ठीक है, लेकिन सर कहता है ना सर कि जिंदगी में जिस चीज़ के ऊपर मेहनत कीजिए ना वो हर चीज़ आपका होगा। कहता है ना सर, कौन ऐसा इंसान है जो कुछ नहीं कर सकता है।
देखो चाहत होनी चाहिए सर, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप में इतनी ताकत है, आप में इतनी क्षमता है, आपने इस लायक मेहनत करोगे ना सर तो एक दिन जरूर आपकी सपना पूरा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो मेरा हिंदी बिल्कुल है भी नहीं है सर, इस बात को मुझे पता है, बट हम अपने आप को समझेंगे सर, हम अपने आप को सोचेंगे सर, हम अपने आप को उस लायक बनाएंगे सर कि ताकि मैं भी कुछ कर सकूं अपनी ज़िंदगी में। तो चाहत होनी आपके पास। ठीक है, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए सर आपके पास नॉलेज नहीं होनी चाहिए सर, आप में चाहत होनी चाहिए सर। जिस दिन आप में चाहत होगा ना तो ऑटोमेटिकली आपके पास नॉलेज आ जाएगा। ठीक है सर, तो ज़िंदगी में अगर आपको कुछ करना है, कुछ करने की कोशिश करते हैं तो अपने अंदर एक चाहत पैदा कीजिए। अगर चाहत आ जाएगा ना आपके अंदर सर तो एक ना एक दिन जरूर आप सफल हो जाइएगा। ठीक है सर, आ जाना। हिंदी आता था, 10th में तो पढ़े ही थे ना हिंदी रे, लेकिन थोड़ा सा भूल गए थे सर, लेकिन फिर हमने अपने ऊपर मेहनत किया, फिर हिंदी को अपने ऊपर लाया। क्योंकि सर देखो मुझे आपको पढ़ाना था, क्योंकि सर आप देखो कहता है ना जिंदगी में सर कुछ का भाषा समझ में आता है। अगर आपका कोई टीचर जैसे समझ रहा है, कोई किसी का भाषा एक अलग टैली होता है सर, पढ़ाने का एक तरीका होता है। देखो पढ़ाने के लिए तो मार्केट में बहुत सारे टीचर है सर, लेकिन आप हम ही को प्रेम क्यों करते हैं या फिर आप दूसरे टीचर को ही प्रेम क्यों करते हैं? तो सर क्योंकि उनकी भाषा, उनकी बोलने के तरीका आपके दिल में छू लिया है सर, तो आपको लगता है कि नहीं इनकी भाषा मेरे दिल में बहुत ही आसानी तरीका से आ जाता है। तो नॉलेज रखना सबसे बड़ी बात नहीं है, उस नॉलेज को दूसरे के दिमाग में डाल देना सबसे बड़ी बात है सर। तो बस मैं यही हमेशा करता हूं कोशिश आपके लिए, आ जाना। तो हमने क्या बोला है सर कि मंग मम्मा, ये मंग मम्मा है सर, कहता है मंग मम्मा, ये मंग मम्मा है। ठीक है सर, ये मंग मम्मा है, कहता है मंग मम्मा, मंग मम्मा, कहता है मंग मम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, मंग मम्मा का मर्द उसे छोड़ दिया। ठीक है सर, देखो हिंदी है तो ठेठ भाषा में ही रहेगा। मंग मम्मा का मर्द उसे छोड़ दिया किंतु उसने उत्पन्न बेटे को नहीं छोड़ा, किंतु उसने उत्पन्न बेटे को नहीं छोड़ा, इसे पाल पोस करके बड़ा किया, अतः अपना धर्म नहीं छोड़ा। देखो सर मंगमम्मा की मर्द उसे छोड़ दिया, लेकिन मंगमम्मा ने अपने उत्पन्न बेटे को नहीं छोड़ा। अगर वो अपना उत्पन्न बेटे को छोड़ देता तो भी अपना धर्म छोड़ देता, लेकिन उन्होंने उत्पन्न बेटे को नहीं छोड़ा और अतः उसे पाल पोस करके क्या किया, बड़ा किया, तो अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्या बात है, एकदम कितना हल्का सवाल है सर, सवाल कुछ है ही नहीं है, बस आप में चाहत होनी चाहिए, आप में जज्बा होनी चाहिए, आप में जुनून होनी चाहिए कुछ करने की। ठीक है, हमने क्या बोला है कि मंगमम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कैसे? मंगमम्मा का मर्द उसे छोड़ दिया किंतु उसने उत्पन्न बेटे को नहीं छोड़ा, इसे पाल पोस कर बड़ा किया, अतः अपना धर्म नहीं छोड़ा। आइएगा सर सवाल नंबर हम लोग 5 की तरफ आते हैं। 5 नंबर बड़ा ही रोमांटिक सवाल है सर, क्योंकि सर देखो ये सवाल एकदम 5 नंबरिया में आने वाला है। ठीक है सर, आ जाना। कहता है क्या सवाल, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है ना कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे? अब देखो सर, बिरजू महाराज के पिता जो था वो बिरजू महाराज के 9 साल 9.5 साल उम्र था तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब सोचो सर कि उनके पिता के पास मतलब जो उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उनके पिता जो थे वो बड़ा ही सरल स्वभाव के इंसान थे, बड़ा ही सच्चे दिल के इंसान थे, वो अपने दुख की बात किसी को शेयर नहीं करते थे। तो बिरजू महाराज की जब पिता की मृत्यु हो गई तो सर बिरजू महाराज को जिंदगी में कुछ करना था, क्योंकि बिरजू महाराज के जो पिता थे उनको कला से बड़ा ही प्रेम था। तो बिरजू महाराज के पिता चाहते थे कि मेरा बेटा बिरजू महाराज भी कला के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर जाए। तो जहां जहां जाते थे बिरजू महाराज के पिताजी, वहां वहां बिरजू महाराज को लेकर के जाते थे कला संस्कृति में, क्योंकि बिरजू महाराज के जो पिताजी थे वो कला संस्कृति का बहुत बड़ा अच्छे मतलब कला संस्थापक थे। ठीक है, तो बिरजू महाराज को भी कला संस्कृति में ले जाते थे। तो जब बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु हो गई तो बिरजू महाराज की मां बोलने लगी कि तुम्हें भी कला में कुछ करना है सर। तो बिरजू महाराज को अपने अंदर कॉन्फिडेंस आनी चाहिए। कहता है ना दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा कौन होता है? तो माँ बाप होता है सर। अगर आपको मम्मी पापा अगर आपको सपोर्ट कर रहा है ना कोई काम के लिए, तो आप इतनी अंदर आपकी ताकत आ जाएगी कि उस काम को आप बड़ा ही इजीली वे में कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे हुआ क्या कि बिरजू महाराज जब कला संस्कृति दिखाने लगे तो बिरजू महाराज की माँ बोलती थी कि तुम एकदम अपने पिता पे जा रहे हो, तुम एकदम झकास कर रहे हो सर, एकदम लाजवाब, तुम एकदम डांस कर रहे हो, लाजवाब तुम कला दिखा रहे हो मार्केट में। ठीक है, तो बिरजू महाराज को प्रोत्साहन मिलता था, लगता था कि नहीं मेरी माँ तो मुझे तारीफ कर रही सर। बिरजू महाराज की माँ बोलती थी कि बिरजू महाराज तुम ही में पूरे तुम्हारे पिता का गुण दिखता है। और बिरजू महाराज के पिता जो थे वो पूरे शहर का फेमस मतलब कला संस्कृति के संस्थापक थे। ठीक है, आ जाना।
कहता है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानती थी। आना कहता है क्या सर कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे जब जब कभी भी वो नाच देखती थी। अच्छा, जब कभी भी वो नाचते देखती थी, अच्छा नाच देखती थी। जब बिरजू महाराज डांस करता था उनकी माँ देखती थी। बिरजू महाराज जब डांस करता था तो बिरजू महाराज की माँ उनकी डांस देखती थी। तो बिरजू महाराज पूछता था, नाच देखती थी तो बिरजू महाराज पूछते थे कि गलत तो नहीं कर रहा हूँ। बिरजू महाराज अपनी माँ से पूछती थी कि माँ मैं डांस कर रहा हूँ तो गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो उनकी माँ बोलती थी कि उनका मतलब था, ये काट देना, उनका मतलब होता है कि बाबूजी वाला ढंग है ना। अच्छा देखो, बिरजू महाराज का कहना था कि माँ मैं नाच कर रहा हूँ तो गलत नहीं ना कर रहा हूँ, हम में बाबूजी वाला ढंग है ना, क्योंकि उनका बाबूजी बड़ा फेमस था। तो उन्होंने बोला कि मैं बाबूजी वाला ढंग है ना। माँ कहती थी कि नहीं बेटा उन्हीं की तस्वीर हो तुम में ढंग नहीं बेटा, तुम उन्हीं की क्या हो, तस्वीर हो। बैठने उठने बोलने नृत्य करने तुम पर सारा कुछ पिता का ही है। क्या बोला, उनकी माँ बोली बिरजू महाराज को कि तुमको बैठने का ढंग, उठने का ढंग, बोलने का ढंग, नृत्य करने का ढंग मतलब नाचने का ढंग, वो सब कुछ तुम्हारा पिता का ही तुम में है। ठीक है, तब और उनको बिरजू महाराज जी को और एनर्जेटिक हो जाते थे। तब उन्होंने क्या बोला सर कि तस्वीर हो तुम, अपने पिता का जो तुम हो ना वो एक तस्वीर हो। तो फिर कहता है सर क्या पिता का ही हो। कहता है इस प्रकार बिरजू महाराज की माँ बराबर जज के रूप में निर्णय देकर बेटे को प्रोत्साहित करती थी। इस प्रकार से अपने बेटे को बार बार बोलती थी और बेटे को क्या करती थी, प्रोत्साहित करती थी। क्योंकि देखो जिंदगी में सर मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि कोई भी इंसान कभी भी कुछ कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर की आत्मा जागनी चाहिए, उनकी अंदर की जो भावना होती है सर ने उस भावना पे पकड़ होनी चाहिए। थोड़ी सी आइएगा सर, इस सवाल को हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। सवाल क्या कहता है, थोड़ा सा ढंग से आइएगा। एक सेकेंड सर, थोड़ा सा इसमें यही दिक्कत होता है, कभी कभी होता है क्या है ना कि मतलब ये कहाँ चला जाता है पीडीएफ, हमको समझ में नहीं आता। हाँ तो आइएगा सर, देखिए थोड़ा सा दोबारा हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा हिंदी का चीज़ है सर। तो देखो जब थोड़ा सा हम पहले ना हिंदी इतना मतलब हम सोचते थे कि हिंदी का टीचर रखेंगे, ठीक है। एक्चुअली में हम सीके सर को रखे थे, चंदन सर को रखे ही थे जो अभी इंग्लिश हिंदी 2-3 दिन पढ़ाए थे यूट्यूब पे। तो सर मतलब हमको थोड़ी सी देखो, बच्चा जब तक संतुष्ट नहीं होता है ना तब तक मेरा दिल नहीं भाता है सर, ठीक है। इसलिए फिर हमने उनको मना कर दिया, क्योंकि आप लोग का मतलब एक उनका पढ़ाने का एक तरीका जो था ना एक अलग था। तो मेरे पास बच्चे मतलब हर जगह के पढ़ते हैं सर, तो सभी को उनकी भाषा समझ में आनी चाहिए, तो इसीलिए फिर हमने खुद से फिर मेहनत किया, ठीक है। आ जाना क्या कहता है कि बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ अम्मा को मानते थे। अम्मा मतलब माँ को मानते थे। जबकि वो नाच देखती थी, जब कभी वो नाच देखती थी तो बिरजू महाराज पूछते थे कि गलत तो नहीं कर रहा हूँ। उनका माँ बोलती थी, उनका मतलब होता है कि बाबूजी वाला ढंग है ना, बाबूजी वाला ढंग है ना। वो अपनी माँ से पूछती थी कि मैं गलत नहीं ना कर रहा हूँ, हम में बाबूजी वाला ढंग है ना। फिर कहता था क्या उनकी माँ, बाबूजी वाला ढंग है ना। माँ कहती थी कि नहीं बेटा उन्हीं की तस्वीर हो तुम, उन्हीं की तस्वीर हो तुम, उन्हीं की तस्वीर हो। बैठने उठने बोलने नृत्य करने तुम पर सारा कुछ पिता का ही है, तुम पे सब कुछ क्या है, पिता का ही है। इस प्रकार बिरजू महाराज की माँ बराबर जज के रूप में निर्णय देते रहती थी, प्रोत्साहन करते रहती थी, ठीक है। चलिए आइएगा सर, हम लोग आते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी आइएगा। ये भीमराव अंबेडकर का सवाल है, ठीक है, यानी जाति प्रथा का ये चैप्टर का सवाल है, ठीक है।
चलो आ जाना। देखो सर, जब तक पीडीएफ तैयार नहीं हो जाता है ना सर, तब तक क्लास लेने में मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो है ना सर 10 से 15 दिन के अंदर में आपको हम सब कुछ पढ़ा के डाल देंगे, ठीक है। आ जाना। और जो भी लोग सर अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में बता देना और प्यार देते रहना सर, सपोर्ट करते रहो, ठीक है। आइएगा, कहता है क्या सर कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क है। सवाल बड़ा रोमांटिक है सर, हमारा पास सवालों रोमांटिक होता है रे ये एक गो क्लासे है जहाँ पर सवालों रोमांटिक होता है, ऐसे हर जगह खाली आदमी रोमांटिक होता है, ठीक है, लेकिन हमारा सवालों रोमांटिक होता है। आ जाना। कहता है क्या सर कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है, उसके पक्ष में क्या तर्क देता है। आ जाइएगा सर, क्योंकि देखो सर मेरे से ना सर आपकी उम्मीद तो है ये है, लगभग ना मेरे से लगभग 200 से प्लस ऐसे टीचर मेरे से जुड़े हुए हैं, पर्सनली हमसे जुड़े हुए हैं। 200 से प्लस टीचर हमसे जुड़े हुए हैं जो अपने गांव में, डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाते हैं सर, हमसे जुड़े हुए हैं। तो सर सभी का उम्मीद है, तो सबका उम्मीद है, तो उम्मीद तो टूटना नहीं चाहिए सर। इस उम्मीद को और आगे तक लेकर के जाना है, बस आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, बस विश्वास चाहिए सर। बस दोनों भाई का जिस दिन विश्वास बन गया ना, उस दिन दुनिया का ना हर मंजिल, हर सपना को पा लेंगे सर। क्योंकि कहता है ना सर, दुनिया सबसे बड़ा योद्धा क्या होता है सर, माँ होती है, ठीक है। बस सपना एकदम पूरा करना है सर, तो एकदम जिद अपने आप को कर लेना है। क्योंकि कहता है ना, विद्या वो शेरनी का दूध होता है जो पिएगा वही दहाड़ेगा सर, ठीक है। तो दूध हो पीना है तो विद्या का दूध पीना है सर, क्योंकि बचपन का दूध पीने का उम्र नहीं रहा, ठीक है। दूध पीना है तो विद्या का पीना है सर, ताकि जवानी नहीं बुढ़ापा तक रंग लाए, ठीक है। आ जाना। जिंदगी में कुछ अच्छा कर जाओ ना सर, बुढ़ापा में जब बैठोगे ना रिटायर होकर के, तो तुम्हारे बगल में 4 गो कुर्सी लगल रहेगा, एकदम चाय का मजा लेना, बुढ़ापा वाला जिंदगी काटना। अगर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे ना सर, तो बुढ़ापा भी गंजन से कटेगा, ठीक है। तो इसलिए सर जिंदगी में कुछ मतलब देखो, जो इंसान आने वाले कल के बारे में सोचेगा ना और अभी के बारे में सोचे ना, वही इंसान आगे तक जा पाएगा, ठीक है। आना। कहता है क्या सर कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है। बड़ा ही सवाल अच्छा है। कहता है क्या सर कि जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है सर। देखो सवाल में हमारा परिभाषा जो रहेगा ना सर, वो मेरा परिभाषा किसी बुक से नहीं मिलेगा सर, मेरा परिभाषा मिलेगा डायरेक्ट। पता है देखो सर, आप किसी भी क्वेश्चंस को जितना इजी से इजी वे में आंसर दीजिएगा ना, उतना बेहतरीन रहेगा। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। कहता है क्या सर कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है। कहता है जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है सर। तो आज के लिए सर आपका यही 6 क्वेश्चंस रहा। बाकी लगातार आपका क्लास चलता रहेगा, धुआं करते रहेंगे सर। बस आप शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से क्लास को करते रहिए सर। आप में अंतर ही नहीं, परिवर्तन भी दिखेगा सर, ठीक है। थैंक यू सर, लव यू। बाकी आप बता देना कि ये क्लास कैसा लगा, और मिलते हैं आप सबके बीच अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू सर। जो आप सब ने इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सभी को दिल से थैंक यू सर, क्योंकि आप लोग हैं तभी हम हैं सर, वरना हम कहाँ होते, आप कहाँ होते, ठीक है। बस मैं आपसे उम्मीद करूँगा सर, आप बस हम इतना ही अपने आप में हम अपने आप में परिवर्तन कर देंगे सर, इतने ही बेहतरीन रिजल्ट दे देंगे सर कि आप सोच भी नहीं पाइएगा। क्योंकि सर मैं बड़ा ही शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से मेहनत करते हैं सर। आप देखिए ना, पेपर दीजिए, डेली लगभग 10 पेज ऐसे 20 पेज 10 पेज लिखते हैं सर आपके लिए, फिर इसको टाइपिंग की ओर डालते हैं सर, तब जाकर के आपका क्वेश्चन तैयार होता है। तो बस मैं हमेशा से, इसीलिए तो पिछले बार रिजल्ट आया सर, और 1 साल में आप सबने इतना प्यार दिया कि मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ सर। थैंक यू, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना SK साइंस क्लासेस। थैंक यू।